हाँ साथियों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में रोजा लग्जमबर्ग के जीवन और उनकी विचारों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो रही है। उनकी जो मुख्य किताबें हैं उसमें सुधार और क्रांति, मासिस स्ट्राइक, पूंजी का संकेंद्रण और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार, इन चीजों पर उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है। और जैसा कि बेनेजीर ने बताया कि रोजा का जन्म पोलैंड में हुआ था, लेकिन वो जर्मनी में को अपना कार्य क्षेत्र बनाने के लिए 18 साल की उम्र में ही जर्मनी की ओर प्रस्थान कर जाती हैं। लेकिन जब रूस में 1905 की क्रांति होती है और रोजा उसमें भाग लेने से अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। क्रांति के प्रति उनकी इतनी संवेदनशीलता और भागीदारी की इच्छा है कि रोजा सारे खतरों और कठिनाइयों की परवाह किए बगैर पोलैंड की ओर अग्रसर होती है और 1905 की क्रांति में डायरेक्ट उनकी भागीदारी होती है। और उस क्रांति का जो अनुभव है, उस जन आंदोलन का जो निष्कर्ष है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, उसको वह अपनी रचना मास स्ट्राइक पार्टी तथा ट्रेड यूनियन में रखने की कोशिश करती हैं। और जर्मनी में और रूस में जो अंतर है उसको देखते हुए जर्मन की पार्टी को, जो जर्मन की सोशलिस्ट पार्टी है, उसको रूस की क्रांति से अनुभव लेने के लिए और उस अनुभव को कार्य में बदलने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। साथियों, हम जानते हैं कि जर्मनी में ट्रेड यूनियन काफी विकसित था और उस समय की पूरी जो क्रांतिकारी तबके के लोग थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्रांति जर्मनी में ही होगी, क्योंकि ट्रेड यूनियन, पार्टी और चीजें काफी वहां मजबूती से विकास कर रही थी रूस की अपेक्षा में। लेकिन 1905 की क्रांति में जब रोजा रूस की क्रांति और मास स्ट्राइक के सबक को लेती हैं और जर्मनी में जब वहां लागू करने की कोशिश करती हैं, तो थोड़ी उनको परेशानी होती है और इस कॉन्ट्रडिक्शन को भी वो अपनी पुस्तिका में दिखाने की कोशिश करती हैं। वहां जर्मनी में उस समय के जो प्रमुख नेता थे, काउस्की, बेबेल और बर्नस्टीन वगैरह की तो पहले चर्चा आ चुकी है, तो उनसे उनका काफी संघर्ष चलता है कि आंदोलन का, पार्टी का, जन संगठन का, ट्रेड यूनियन का किस तरह का रिश्ता हो और किस तरह की कार्रवाई हो, संसदवाद की जो पद्धति है, जो वहां का संसद है, उसमें कितनी भागीदारी हो, इन सारी चीजों के ऊपर एक बहस है उनकी, जिनको वो इस किताब में समराइज करती हैं। हम देखते हैं कि रूसी क्रांति, अराजकतावाद और आम हड़ताल का एक विश्लेषण करते हुए वो कहती हैं कि 1905 की रूसी क्रांति के महत्व को लिखती हैं कि यह एक पहला ऐतिहासिक अनुभव है 1905 की क्रांति, जो अराजकतावाद को ऐतिहासिक तौर पर खंडित करता है। हमको पता है कि उस समय अराजकतावाद का भी काफी महत्व था। अराजकतावाद एक सिद्धांत है और बाकुनिन उस समय रूस में अराजकतावादी सिद्धांत के काफी बड़े प्रणेता माने जाते थे और रूस से अराजकतावाद का ऐतिहासिक जन्मस्थल भी रहा है। और हमने देखा है कि लेनिन के बड़े भाई को भी अराजकतावादियों ने, लेनिन के बड़े भाई भी अलेक्जेंडर जो थे, वो भी वहां की जार की हत्या के प्रयास में शामिल थे और उस अराजकतावादी कार्रवाई का लेनिन के ऊपर में काफी प्रभाव पड़ा था और भविष्य का कौन सा लाइन सही हो, क्रांति का क्या लाइन हो, उस पर जाने में भी उस अराजकतावाद के खिलाफ जो संघर्ष था उसमें उन्हें मदद मिला था। तो वो जो मास स्ट्राइक था वो अराजकतावाद के खिलाफ भी एक संघर्ष था।
और ये जो भी वो किताब लिख रही हैं उसमें रूस और जर्मनी का को नजर में रख करके अध्ययन करने का उनका प्रयास है। यह ध्यान में रखेंगे कि रूस में जो जन हड़ताल की आवश्यकता को मजदूर वर्ग यह कहकर नहीं टाला कि यह राजनीतिक संघर्ष है या संसदवाद को नजरअंदाज किया जा रहा है या अचानक से कोई सैद्धांतिक विद्रोह के साधन के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि रूस में मजदूरों का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो सिर्फ मजदूरी के लिए आर्थिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था। लेकिन मजदूरों के संघर्ष तथा सोशल डेमोक्रेट आंदोलन के प्रति सरकार की जो रवैये थी उसकी वजह से इसे जो मजदूरों के अग्रिम कतार के लोग थे उसको उन्होंने एक राजनीतिक संघर्ष में बदला। यहाँ पर वो कहते हैं, वो लेनिन का भी इसमें जिक्र है कि बाद के दिनों में यह ट्रेड यूनियन का संघर्ष शांति काल में भूमिगत संगठन का निर्माण कर क्रांति को आगे बढ़ाने की मदद करता है और इस परिघटना के पहले ही लेनिन ने क्रांतिकारी जन उभार को मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना तथा संगठन से जोड़कर बोल्शेविक पार्टी का निर्माण कर दिया था और इसका परिणाम हुआ था कि क्रांति के बाद शांति काल में बोल्शेविक पार्टी लेनिन के नेतृत्व में मजदूर तथा किसानों की चेतना बढ़ाने, हड़तालों को आयोजित करने तथा संसद का क्रांतिकारी इस्तेमाल ज्यादा दक्षता के साथ करने में सफल हो पाई। मामूली आर्थिक मांगों को लेकर शुरू हुआ संघर्ष राजनीतिक संघर्ष में बदल जाता है। 8 घंटे का कार्य दिवस, संगठित होने का अधिकार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता आदि मजदूरों की प्रमुख मांगे थी और 22 जनवरी 1905 को 2 लाख मजदूरों के जुलूस पर जार की पुलिस के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई और इस जनसंहार के बाद तो पूरा रूस जारशाही को उखाड़ फेंकने के लिए अंतिम तौर पर उठ खड़ा हुआ था। पूंजी के खिलाफ मजदूरों का यह संघर्ष तथा क्रांति के इस उभार ने जो लिबरल मध्य वर्ग था या पेटी बुर्जुआ वर्ग था उसके ऊपर एक जनवाद की जो भ्रमपूर्ण छाया बनी रहती है कि जनवाद हमें मिला है, उस जाल को उसने 1905 की क्रांति ने उखाड़ फेंका। रोजा ने लिखा कि 1905 की क्रांति हमें दिखाती है कि आर्थिक संघर्ष कैसे राजनीतिक संघर्ष में बदल जाता है, लेकिन इसे उखाड़ फेंकने के योग्य बनाने के लिए सर्वहारा वर्ग को ऊंचे स्तर की राजनीतिक शिक्षा, वर्ग चेतना तथा संगठन की आवश्यकता है। यह सिर्फ पर्चों से नहीं बल्कि जीवंत राजनीतिक शिक्षा तथा क्रांति की निरंतर प्रक्रिया में भागीदारी से मिलेगा। हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में बहुत बड़ा राजनीतिक स्वतः स्फूर्त भी कहिए एक ढंग से जन उभार उभरा जिसको जेनजेड आंदोलन के नाम से भी कहा जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा उभार को भी संभालने के लिए कोई जीवंत, कोई वेल प्लान्ड, कोई राजनीतिक पार्टी या कोई सोच के लोग नहीं थे, कोई एक बोल्शेविक पार्टी नहीं था जैसे रूस में लेनिन के नेतृत्व में था। तो ये जन उभार तो बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी रोजा प्रशंसा करते हुए नहीं चुकती हैं, लेकिन पीछे से अगर कोई बोल्शेविक पार्टी या कोई मजबूत पार्टी नहीं रहे तो हम जन उभार को एक क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में नहीं ले जा सकते। यानी कि जनता का एक मास आंदोलन और प्लस पीछे में बोल्शेविक पार्टी की आवश्यकता की महत्ता को क्या है, यह आज के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। रोजा काउट्स्की तथा जर्मन सामाजिक जनवादी पार्टी बिल्कुल रूटीनिज्म में शामिल हो गई थी और वो शांति और कानूनी सीमाओं में बंद करके रह गई थी और जर्मनी में जो लड़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। इसके लिए वो रूस की क्रांति 1905 की क्रांति से सबक लेने के लिए कहती हैं और जर्मन की पार्टी की आलोचना करते हुए तीव्र आलोचना करती हैं और उन्हें जर्मन सर्वहारा को रूसी मजदूरों की क्रांतिकारी पहलकदमी से सबक लेने के लिए कहती हैं। और ये जर्मन सामाजिक नेता जो जन हड़ताल का नेतृत्व करने और मजदूर
को आह्वान करने में कतराते थे, उनको कहती है कि ये करना जरूरी है और आप रूस से समझिए। संगठन और जन हड़ताल के आपसी संबंध तथा एक दूसरे के लिए उसके महत्व को स्थापित करते हुए रोजा लिखती हैं कि रूस में संगठन हड़तालों के दौरान बने और मजबूत हुए, और 1905 में जब क्रांति अपने चरम पर थी वहां, तो काफी दमन हुआ, लेकिन इस दमन के शुरुआत के पहले ही मजदूर अपने लड़ाई के दौरान खुला और गुप्त संगठन के महत्व को समझ चुके थे और वे संगठन के निर्माण के लिए गुप्त कार्यक्रम लेते थे और अक्सर खुले रूप से मजदूरी की लड़ाई शुरू कर देते थे। यानी उनका गुप्त काम और ओपन काम दोनों चल रहा था। पार्टी के निर्माण की भी प्रक्रिया चल रही और थी, हम जो कि 1917 की क्रांति में वो प्रमुख भूमिका इस चीज ने निभाया। वो बताती हैं कि मामूली आर्थिक संघर्ष से शुरू हुई रूस की जन हड़ताल राजनीतिक तौर पर कैसे परिपक्व हो गई और इसमें राजनीतिक चेतना किस तरह से बढ़ती है, और ये आर्थिक हड़ताल और राजनीतिक हड़ताल के बीच के द्वंद्वात्मक संबंधों को रेखांकित करते हुए लिखती हैं कि कई बार बढ़ी हुई राजनीतिक हड़तालें आर्थिक हड़ताल को विस्तार और ऊंचाई पर पहुंचने में मदद करती है, और ये आर्थिक राजनीतिक हड़तालें एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे को गति तथा ताकत देने वाली चीजें हैं। अब इन चीजों का महत्व तो आज के समय में हमारे लिए बहुत है, क्योंकि तथाकथित वामपंथी पार्टियां आज किस तरह से ट्रेड यूनियनिज्म करने में लगी हैं, संसदवाद करने में लगी हैं और पूरी हमारी राजनीतिक लड़ाई को इन्हीं चीजों में उलझा करके रखी हैं, वो उतना दिन पहले रोजा ने देखा था और उससे सबक लिखा था। और आज भी हम देखते हैं कि टोकन स्ट्राइक हो रहे हैं, 1 या 2 दिन के लिए पूरा देश में इंडस्ट्रियल स्ट्राइक होता है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता है। वो तो उसी पर रोजा लिखती है कि जो लोग सुसंगठित ट्रेड यूनियन की कानूनी संघर्षों तथा संसदीय संघर्षों को अत्यधिक महत्व देते हैं और एकमात्र संघर्ष का तरीका समझते हैं, उसे काम नहीं चलेगा, और ये टोकन स्ट्राइक और प्रदर्शन को महिमा मंडित करने के लिए वो जर्मन सोशल डेमोक्रेट की तीव्र आलोचना करती है और रोजा नेताओं से अपील करती हैं कि ऐसे आयोजनों से गुणात्मक तौर पर जन उभार वाले जन हड़ताल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये टोकनिज्म से ज्यादा जन हड़ताल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस चीज को वो कहती हैं। वो ये कहती हैं कि क्रांति में आम जनता जब खुद से राजनीतिक रण क्षेत्र में उतरती है और वो क्लास कॉन्शसनेस आता है, तो वो कह रही हैं कि रूस की 1 वर्ष की क्रांति ने, 1905 की क्रांति ने मजदूरों को जितना प्रशिक्षण दिया वह जर्मनी की 30 वर्ष की संसदीय संघर्ष तथा संगठित ट्रेड यूनियन भी उतना नहीं दे सका। यानी कि एक क्रांतिकारी जन उभार या जन आंदोलन मजदूरों को कितना ज्यादा प्रशिक्षित कर देता है, यह उस बात को काफी ढंग से समझाती हैं। पुस्तक के अंत में रोजा ट्रेड यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेसी का जो रिलेशनशिप है उसको दर्शाने की बात करती हैं। वो कहती हैं कि ट्रेड यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो समय जर्मनी की राजनीतिक पार्टी थे, उनकी कार्य प्रणाली और काम का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह से आर्थिक और राजनीतिक कार्य को क्रांति की तरफ ले जाया जा सकता है। रोजा की यह चेतावनी आज भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलनों की दुर्दशा को समझने में हमारी काफी मददगार है। और जब कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य भटकाव के बावजूद, जब तक हमारे यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टियों का लक्ष्य भटकाव के बावजूद पूंजीवादी व्यवस्था की जगह समाजवाद की स्थापना का रहा, तब तक ट्रेड यूनियन में मजदूरों को मार्क्सवाद लेनिनवाद की मुख्य शिक्षा से लैस करने की कमोबेश कोशिश की गई। लेकिन जैसे जैसे संसदीय चुनाव में सीट जीतना और पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार बनाना लक्ष्य बनता गया, वैसे वैसे मजदूरों को पूंजीवाद के खिलाफ राजनीतिक तौर पर चेतनशील बनाने की कोशिश कमजोर पड़ती गई। और भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन पर अगर नजर डालेंगे तो मैं महसूस करती हूं कि ऐसे नेता ट्रेड यूनियन में राजनीतिक कार्य के महत्व को सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं करते हैं, बल्कि अपनी पकड़
तथा अपनी व्यक्तिगत लीडरशिप की प्रधानता को बनाए रखने के लिए वहां पॉलिटिकल काम नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। जैसे बैंक का यूनियन है, रेलवे का यूनियन है, एलआईसी का यूनियन है, डिफरेंट जो यूनियंस हैं अभी संगठित क्षेत्रों में जो ज्यादातर संशोधनवादी पार्टियों के हाथ में है, वहां वो अपने लीडरशिप को स्थापित करते हैं। पार्टी की राजनीतिक के द्वारा जो राजनीतिक चेतना का विकास उसमें होना चाहिए वो नहीं करते हैं, और उसी व्यवस्था में वो संसदीय व्यवस्था में और उसी टोकेनिज्म में थोड़ी सी आर्थिक मांग के लिए सारी लड़ाई को इर्द गिर्द रखते हैं, और पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने की बात न सोच करके छोटी मोटी सुविधाओं और रोजमर्रे की समस्याओं के लिए ट्रेड यूनियन चलाते रहते हैं। तो इस तरह से ट्रेड यूनियन में राजनीतिक और आर्थिक चेतना का जो ये क्या स्थिति होना चाहिए जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत पहले ही रोजा ने देखा था और डालने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि रोजा का एक जो जर्मनी की क्रांति के संदर्भ में एक बात आई है, और जहां पर थोड़ी सी लेनिन और रोजा में थोड़ा ये डिफरेंस रह गया कि रोजा केंद्रीकृत पार्टी के महत्व को महसूस करने के बावजूद उनको केंद्रीकृत पार्टी को लेकर कुछ आशंकाएं थी। एक तो उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसी पार्टी आम जनता से कहीं कट न जाए। दूसरी, उन जर्मन की जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो उसका जो केंद्रीकृत व्यवहार था, जो जन आंदोलन को अपने ढंग से चलाने की और जन आंदोलन को उभार नहीं ले जाने की चीज थी, उसके कारण भी वो थोड़ी सशंकित रहती थी। और उस तमाम सकारात्मक महत्व को समझने के बावजूद नेतृत्व के हाथ में अधिकारों का अति संकेंद्रण हो जाने की संभावना से रोजा शंकित रहती थी। और वहां पर एसपीडी के ऊपरी नेताओं और ट्रेड यूनियन की जो नौकरशाही की प्रवृत्ति थी उससे भी वो लगातार जूझ रही थी। इसलिए थोड़ा रोजा का लेनिन की अपेक्षा जन कार्रवाई की जो स्वतः स्फूर्तता वाला पक्ष है उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। लेकिन यह रोजा मानती थी कि पार्टी की जड़ें आम जनता के बीच गहरी हो। अगर पार्टी आम जनता से कटकर अलग थलग पड़ जाएगी तो फिर उसके अंदर अलग डेविएशंस आएंगे। तो इस तरह से लेनिन तथा बोल्शेविकों से करीबी संबंध के बावजूद रोजा एक एसपीडी की से अलग एक केंद्रीकृत पार्टी बनाने की पहलकदमी नहीं ले सकी, क्योंकि उन्हें डर था कि वह मजदूरों के मुख्य जनाधार से कट जाएंगी। और लेकिन फिर भी प्रथम विश्व युद्ध के समय रोजा और उनके कॉमरेड्स, जो उनके कॉमरेड इन आर्म्स थे, उनको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग होना पड़ा। लेकिन वो चूंकि संगठित ढंग से पहले से काम नहीं कर सके थे, इसलिए वो ताकतवर ढंग से अलग नहीं हो पाए। एक जिस समय उनको एक मजबूत बोल्शेविक पार्टी की तरह एक पार्टी का निर्माण कर लेना था, उसमें सफल नहीं हो पाए। और जर्मनी की क्रांति की जो असफलताओं के कारण को लेनिन ने रेखांकित किया है, उसमें एक कारण यह भी रहा था कि रोजा और उनके कॉमरेड इन आर्म्स ने सही समय पर एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी का गठन नहीं कर पाए, एक केंद्रीकृत बोल्शेविक पार्टी की तरह की पार्टी गठन नहीं कर पाए। तो हम ये देखते हैं कि स्वतः स्फूर्तता और मास स्ट्राइक, पार्टी निर्माण, ट्रेड यूनियन में टोकेनिज्म, संसदवाद, जन संघर्ष, इन चीजों की जो आज भी हमारे यहाँ प्रासंगिकता है, वो चीजें आज भी हमारे सामने उसी तरह सवाल है, क्योंकि वो आज भी हमारे संघर्ष के महत्वपूर्ण बिंदु है। वो रोजा ने उस समय बहुत महत्ता से रेखांकित किया था, और हमें उनकी किताब से आज भी पढ़ने की, समझने की, अगर हम संगठनों में काम करते हैं, हम जनसंघर्ष को बढ़ाना चाहते हैं, क्रांति को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, तो रोजा के मास स्ट्राइक किताब आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है, और आज भी हमें उनके अध्ययन की जरूरत है। रोजा के विचार और रोजा के कार्य आज भी हमें चुनौती देते हैं कि उनके दिशा में हम आगे बढ़ें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत शुक्रिया साथी।